हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोग के लेके जो लोग भी सीटेट दिसंबर की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं PYQs लेके आई हूँ। और आप लोग तो जानते हैं कि जो भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो किसी मतलब 1 या 2 नंबर से जो लोग भी इस बार रह गए तो बिल्कुल भी हिम्मत मत हारिए और अपने नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन कीजिए। तो चलिए, मैंने आज से आप लोगों के लिए प्रिपरेशन नेक्स्ट सीटेट जो भी दिसंबर में होने वाला उसकी स्टार्ट कर दी है। तो सबसे पहले मैंने आज क्लास ली है CDP की और जल्दी आपकी अदर क्लासेस भी आ जाएंगी और इसके साथ ही साथ आपका कंटेंट और पेडागोजी भी की क्लासेस आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आज मैंने CDP के क्वेश्चंस लिए हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए। देखिए, यहाँ पे प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 6 to 8 की बात कर रहे हैं। प्राथमिक स्तर यहाँ पे 6 to 8 की बात कर रहे हैं। इस पर जो कह रहे हैं कि एक शिक्षक, यहाँ पे एक टीचर में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए। देखिए, फर्स्ट टू फिफ्थ का एक टीचर है, उस कह रहे हैं कि इसमें जो 4 विशेषताएं हैं, इन 4 विशेषताओं में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए। तो प्राथमिक स्तर के जो शिक्षक हैं उनमें क्या होनी चाहिए, धैर्य भी होना चाहिए और दृढ़ता भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए। इससे क्या होता है, देखिए प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो आपकी क्या है, धैर्य है और दृढ़ता है होनी चाहिए। जिससे क्या होता है कि एक शिक्षक किसी भी परिस्थिति में किसी भी छात्र की समस्या सहजता का समाधान कर सकते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि टीचर में, देखिए छोटे बच्चे होते हैं बार बार क्वेश्चंस भी पूछते हैं। तो अगर एक टीचर को गुस्सा आ जाएगा तो टीचर क्या है, बच्चे को मार भी पीट भी सकता है, लेकिन ये सब गलत है। तो टीचर जो है बच्चे को अच्छे से धैर्य से पेशेंस से उसको समझाएगा और जो भी उसकी समस्याएं हैं तो उसको क्या करना चाहिए, एक टीचर को उनकी समस्याओं को हल करनी चाहिए। तो ये विशेषता जो है प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, तो कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को ये पसंद नहीं आता। तो इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है। तो इसमें जो सबसे 4 तरीके दे रखे हैं, तो इसमें सबसे बेहतर तरीका पूछा है। तो सबसे बेहतर तरीका क्या है कि जो टीचर है, शिक्षक को क्या करना, जो भी उनके अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, उनको शिक्षक पर क्या करना चाहिए, बिलीव करना चाहिए, विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर क्या करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। एक तो शिक्षक पे, टीचर पे विश्वास करना चाहिए और दूसरे अगर उनके बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है तो क्या करना है, जो भी पेरेंट्स हैं वो टीचर से अपनी समस्या पर उस पर बातचीत करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम डिटेल में देखते हैं कि यदि कोई शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण बच्चे को कहीं भी बैठने की अनुमति दे देता है और बच्चे चुपचाप पढ़ते हैं, तो अगर ऐसी स्थिति में छात्रों को बैठने पर किसी भी अभिभावक को कोई भी परेशानी होती है तो वो क्या कर सकता है, उनके टीचर से आके बातचीत कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर पा सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा जो सबसे पहला एग्जाम हुआ था 2011 में, उसमें पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 है, वो अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। तो ये जो अवस्था, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके जो पियाजे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पियाजे आपका जो इम्पॉर्टेंट है, पियाजे से आपके जब कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकेंड हो, और अभी तक जो भी 2011 से लेकर 2024 तक आपका जुलाई तक जो भी एग्ज़ाम हुए हैं पियाजे में, उसमें 3 से 4 क्वेश्चन आपके पियाजे से संबंधित क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। और इसके साथ ही साथ आपका जो भी पियाजे से संबंधित क्वेश्चन है वो आपको हिंदी में भी देखने को मिलता है। देखिए, वो अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से तर्क लगा के, यानी कि चीज़ों को देख के उनके बारे में सोचने लगता है व घटनाओं के विषय में चिंतन, कोई भी घटना है उनके बारे में चिंतन प्रारंभ कर देता है, तो वो अवस्था कहलाती है। तो वो हमारी अवस्था जो कहलाती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। देखिए, जो 4 अवस्थाएं दी थी, ये अवस्थाएं पियाजे के द्वारा दी गई थी। ये चारों अवस्थाएं किसके द्वारा दी गई थी, पियाजे के द्वारा दी गई थी। और सबसे पहली अवस्था जो होती है वो हमारे संवेदी प्रेरक अवस्था है, नंबर 1 पे आती है। फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आती है, दूसरे नंबर पे आती है।
दूसरे नंबर पे आती है, ठीक है। और फिर तीसरे पे आती है मूर्त, जब चीज़ों को देखकर बच्चों ने बुक देखी तो बुक के बारे में सोचने लगा, या मोबाइल फ़ोन देखा तो उसके बारे में उसको देखकर सोचने लगा। तो मूर्त यानी कि मूर्त होती है चीज़ों को देखकर, ठीक है। अमूर्त मतलब बिना देखे चीज़ों को। तो ये अवस्था जो होती है ये सबसे पहले जो होती है 0 से 2 होती है, और ये हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 होती है, और आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ये आपकी होती है 11 से 15 के बीच होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 4 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि मन का मानचित्रण संबंधित है। तो देखिए मन का जो मानचित्रण संबंधित है वो किससे संबंधित है? तो मन का मानचित्रण जो संबंधित है वो मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से संबंधित है। किस पर? मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से संबंधित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर यानी कि अलग तरीके से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के जो सीखने संबंधी, विद्यार्थी जो सीखते हैं उनसे संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? क्या है? क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। देखिए आपकी क्लास में 10, मान लीजिए कि आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, और 10 स्टूडेंट को हम अगर एक ही विधि से पढ़ाएंगे तो वो कभी नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि हमें अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग टीचिंग मेथड का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि सभी बच्चे एक ही टीचिंग मेथड से नहीं पढ़ सकते हैं। तो कुछ बच्चे तीव्र गति से सीखते हैं, कुछ बच्चे धीमी गति से सीखते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं बहुत ही मंद बुद्धि से सीखते हैं, मंद गति से सीखते हैं। तो अलग ऐसे बच्चों के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? अलग अलग शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी बच्चे हैं उनमें जो क्रिएटिविटी होती है उसका पोषण कौन करता है? तो सृजनात्मकता का पोषण जो करता है वो कौन करता है? तो यहाँ पे क्या है, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। देखिए हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ क्या होती हैं? प्रतिभाएं होती हैं। अंतर्जात यानी कि इंटरनली जो होती हैं उनके अंदर क्या होती हैं? प्रतिभाएं होती हैं। तो इन प्रतिभाओं को किसके द्वारा निकाला जा सकता है? जैसे कि मान लीजिए कि बच्चे के अंदर कुछ प्रतिभा है बनने की, लेकिन हम क्या है उनके ना तो पेरेंट्स देख पा रहे हैं उन चीज़ों को, बच्चा जो है बच्चों के साथ अपनी चीज़ों को शेयर कर रहा है, तो लेकिन यहाँ पे टीचर अगर देख सकता है तो हम उनकी प्रतिभाओं को बाहर निकाल सकते हैं। तो प्रत्येक शिक्षार्थी की यानी कि कह रहे हैं कि हर बच्चे में क्या होती है? इंटरनली प्रतिभाएँ का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना, कि उसके अंदर की क्या प्रतिभा है उसको बाहर निकालना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है? देखिए इससे पहले जो क्वेश्चन हमने किया है उसमें देखिए जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं की जो पहचान की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? पियाजे के द्वारा की गई थी। और पियाजे जो हैं वो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, और जो पियाजे थे पहले ये जंतु विज्ञान थे और ये बाद में मनोवैज्ञानिक बने। और जो था इसके बारे में एक चीज़ और बता देते हैं कि पहले ये जंतु विज्ञान थे, बाद में कौन बने? मनोवैज्ञानिक बने। और इन्होंने ही अपने बच्चों पर ही इन्होंने अपने बच्चों का ही क्या किया था? अवलोकन किया था। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं, अमूर्त यानी कि चीज़ों को बिना देखे उसके विषय में तर्क लगाना प्रारंभ कर देता है? तो किस में कर देता है? तो ये हमारी कर देता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। कब करता है? ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में करता है। ये 12 वर्ष के ऊपर होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 8 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, यानी कि जो लर्निंग है, लर्निंग क्या है? वो समृद्ध हो सकता है, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि। कैसे हो सकता है? अगर बच्चों को हम क्या दें? वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में ले जाएं। जो भी डेली लाइफ के जो भी उदाहरण होते हैं, जो भी हमारे क्या हो एग्जाम्पल्स हैं, उनको हम क्या ले आएँ? क्लास में ले आएँ। ठीक है, तो इससे जो होते हैं जो भी बच्चे जो होते हैं उनका सीखना जो होता है एक समृद्ध होता है। देखिए जब हम
चीज़ें वास्तविक रूप से दिखाते हैं तो उनका जो ज्ञान होता है वो एकदम स्थिर हो जाता है और ज्ञान को वो भूलते भी नहीं हैं, जो चीज़ों को वास्तविक रूप से देखते हैं, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से क्या करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, बातचीत करते हैं और शिक्षक उस प्रक्रिया को क्या बनाते हैं, सुगम बनाना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता माननी चाहिए। तो सीखने की प्रक्रिया की जो विशेषता माननी चाहिए, किसे माननी चाहिए, तो यहाँ पे सीखने की प्रक्रिया की जो विशेषता है वो क्या है, कह रहे हैं कि नहीं मानना चाहिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माननी चाहिए। देखिए, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है कि सीखना क्या है, एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, ठीक है। सीखना लक्ष्योन्मुखी है, ठीक है। बिना लक्ष्य के तो आप सीटेट का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो आपका लक्ष्य है, इसलिए आप सीटेट की पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, बहुत ही बड़ा प्रोसेस है, ठीक है। और दूसरा आपका सीखना लक्ष्योन्मुखी भी है, ठीक है, ये भी बात सही है। अनअधिगमक भी सीखने की प्रक्रिया। और यहाँ पे कह रहे हैं एक चौथी यहाँ पे बात कह रहे हैं कि सीखने शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। तो ये बिल्कुल रॉन्ग है लर्निंग के प्रोसेस में, क्योंकि क्या आप अपने घर पर नहीं सीख पाएंगे, बिल्कुल सीख पाएंगे। क्या शैक्षिक संस्थान, मान लीजिए कि आपको कोचिंग, मान लीजिए कि आप सीटेट का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो क्या आपको शैक्षिक संस्थान ही जाएंगे, आप घर पर भी बैठकर आप ऑनलाइन क्लासेस लेकर या फिर आप लोग सेल्फ स्टडी कर कर भी आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये बात एक इसके लिए सीखने के प्रोसेस में इसकी विशेषता नहीं मानी जाएगी। बाकी आपकी यहाँ पे तीनों विशेषताएं राइट हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, देखिए क्लास 5th का बच्चा है जो दृष्टिबाधित है, यानी कि मतलब उसकी जो भी आई साइड है वो ठीक नहीं है, तो उस विद्यार्थी के साथ हमें क्या करना चाहिए। तो उस विद्यार्थी के साथ जो है हमें क्या करना के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार करना चाहिए। बच्चे उनके साथ हमें क्या करना जाएगा, कक्षा में सामान्य रूप से, यानी कि जो नॉर्मल बच्चे हैं उन्हीं की तरह उसके साथ भी व्यवहार करना चाहिए। और श्रव्य सीडी, यानी कि सुनने वाली जो भी सीडी के माध्यम से उनको सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा बच्चे के सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंधित नहीं है। तो निम्नलिखित में से कह रहे हैं कि कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ कौन सा संबंधित नहीं है। तो शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, तो शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनका जो नियमित रूप से बाहर निकलना क्या है, ये हमारी सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंधित नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि वो कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो सब संज्ञानात्मक विकास को, यानी कि बौद्धिक विकास को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो कहाँ किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण में किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। यहाँ पे डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि इन 4 ऑप्शन में से किसे अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। तो देखिए, जब विद्यार्थी को प्रश्न पूछता है तो उसे क्या माना जाएगा, एक अभिप्रेरित, एक अच्छा शिक्षण माना जाएगा कि टीचिंग अच्छी हो रही है, कि एक टीचर अच्छी टीचिंग कर रहा है, तभी बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछने को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। तो जो बुद्धिमान बच्चे होते हैं तो उनका कह रहे हैं कि लक्षण नहीं है। तो जो बुद्धिमान बच्चे हैं तो उनका ये लक्षण नहीं है कि वो जो लंबे निबंधों को बहुत ही जल्दी रटने की क्षमता रखते हैं, तो वो क्या बुद्धिमान। देखिए, बुद्धिमान बच्चा होगा अपनी प्रॉब्लम से खुद ही सॉल्व कर लेगा, अपने आप अच्छे से एग्ज़ाम देगा और ज़्यादा पढ़ेगा भी नहीं, फिर भी उसको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लेकिन इसमें कह रहे हैं कि लक्षण कौन सा नहीं है। तो क्या वो जो लंबे लंबे निबंधों को रटना तो हमारे बिल्कुल सीटेट में तो बिल्कुल भी रटने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो भी है वहाँ पर हमारे रटने के लिए मना किया गया। बच्चे को समझ के आधार पर, जो भी सीटेट का एग्ज़ाम होता है वो समझ के आधार पर ही होता है। तो रटना जो है वो हमारे लिए रॉन्ग है।
नेगेटिव है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सर्जन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है। यहाँ पे एक बात कही गई कि बच्चे जो हैं वो दुनिया के बारे में, जो भी वर्ल्ड है, दुनिया है, उसके बारे में अपनी जो भी अंडरस्टैंडिंग है उसका सर्जन करते हैं। तो इसका श्रेय जाता है, वो किसे जाता है, वो जाता है आपका पियाजे को जाता है। इसका श्रेय किसे जाता है, आपका पियाजे को जाता है। तो 15 क्वेश्चन इसमें मैंने करा दिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं 15 क्वेश्चन कराऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।